क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे है मंजर तेरे, क्यों रोशनी को तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले हैं अंदर तेरे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में थर्ड डीपीपी कर रहे हैं। सेकंड डीपीपी हमने इसमें नहीं करी, वो स्किप किया है क्योंकि उसमें काफी कुछ जो टॉपिक थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो फर्स्ट के बाद हम सीधा थर्ड पे जंप कर रहे हैं। थर्ड डीपीपी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में आपने को पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। जैसे ये वोल्टेज है, मान लो ये करंट है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। हो सकता है इसमें ये वोल्टेज जो है वो इधर होती है और करंट यहां होता, तब भी यही आता। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है वो ही करेक्ट हो गया कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरेंज। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, ओम्स लॉ इज ट्रू। ओम्स लॉ किस चीज के लिए ट्रू है वो पूछा है। मेटेलिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर, मेटेलिक कंडक्टर के लिए तो होता है और लो टेम्परेचर पे ये बात ठीक है, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस वेरी कर जाती है मेटल की। तो इधर नेक्स्ट ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, तो ये रॉन्ग होगा बच्चों। इसमें हाई जो है उसका मतलब कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो इस टाइम पे ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हम कह रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन करंट पासिस थ्रू देम। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या होता है, सोल्यूशन होता है, जैसे NaCl का सोल्यूशन या H2SO4 का सोल्यूशन है। ये क्या होता है, करंट पास करने से ये आयंस और ज्यादा प्रोड्यूस ब्रेकअप होते हैं। अब उसके अंदर ओम्स लॉ वैलिड नहीं करता, तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता और ये टेम्परेचर पे भी हाईली, मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ने से भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट पे तो ये ओम्स लॉ लगता नहीं है। फिर आता है डायोड। अब जो डायोड जो है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं डायोड है क्या चीज। तो डायोड क्या है, ये एक तरह की सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि ग्रुप 14 के एलिमेंट से बनती है, जिनके सोलर सेल वगैरह बनाए जाते हैं। अब सोलर सेल में क्या होता है, जैसे ही हीट या जैसे ही धूप पड़ती है उससे ही करंट चलने लग जाता है। वैसे तो अपने को फार्मूला पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट चलेगा या बढ़ेगा। लेकिन डायोड के अंदर सिर्फ धूप की वजह से करंट चलने लग जाता है, तभी वो सोलर सेल वगैरह बनते हैं। तो डायोड कुछ वैसे मटेरियल के नाम है। जैसे सिंपल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये वाला जो एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। डायोड का जो है ना, ये सिंबल होता है। इनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, तो डी ऑप्शन जो है ये भी ठीक नहीं है, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल था, द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज। तो बच्चों हमें पता है, अभी अभी डायोड के बारे में डिस्कस किया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा है, मतलब सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है। तो देखो कंडक्टर की सबसे कम होती है तो ठीक है, पर उससे कम, उससे थोड़ी ज्यादा एलॉय की। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। इंसुलेटर एंड में आना चाहिए, कंडक्टर स्टार्टिंग में। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। हम देखते हैं सबसे कम रेजिस्टिविटी कंडक्टर की, ये करंट को सबसे कम रोकते हैं, इंसुलेटर सबसे ज्यादा रोकते हैं, इसलिए सबसे एंड में आए हैं। तो हाईएस्ट रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की है, कंडक्टर एलॉय देन इंसुलेटर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। वो कह रहे हैं कंडक्टिविटी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ। कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है किस ऑर्डर में। बच्चों अपने को तीन ऑप्शन दे रखे हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर और Ag। तो बच्चों हमें पता है सिल्वर की कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है, सिल्वर की रेजिस्टेंस सबसे कम और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो सिल्वर सबसे बाद में आना चाहिए था। सिल्वर सबसे बाद में दो ऑप्शन में है, बी में और सी में, तो ए भी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं सिल्वर तो बाद में है। अब इन तीनों में सबसे कम कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की होती है, तभी तो हम घरों में जो कॉपर वायर की वायर यूज करते हैं, कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की, उससे कम कॉपर की, सबसे कम एल्यूमिनियम की, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, वो कह रहे हैं वायर की रेजिस्टेंस आर है, उसको स्ट्रेच कर दिया ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो न्यू रेजिस्टेंस अपने को बतानी है। बच्चों पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बता देता हूं। जब भी वायर वही रहे, मटेरियल वही रहे, हम उसको मेल्ट करके दोबारा बनाएं या उसको स्ट्रेच करके हम कुछ भी चेंज करें, उस केस में नई रेजिस्टेंस जो है वो बन जाती है n स्क्वायर टाइम ऑफ पुराने वाली। अगर लेंथ का केस दे रखा हो, अगर केस दे रखा हो अपने को एरिया का, तो जो नई रेजिस्टेंस है वो n1/n स्क्वायर टाइम ऑफ पुराने वाली बनती है। अगर ये केस हो रेडियस का या फिर डायामीटर का, तो रेडियस और डायामीटर के केस में बच्चों जो नई रेजिस्टेंस है वो 1/n⁴ टाइम पुराने वाली बनती
मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करवा देता हूं। देखो इसमें अपने को कहा है कि लेंथ को हमने क्या किया है, ट्वाइस डबल किया है। तो आप यहाँ पे डबल की जगह मतलब एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4। तो हम कहेंगे जो रेजिस्टेंस है नई वाली वो 4 टाइम हो जाएगी पुराने वाली का। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा ए। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन लेंथी वे में करा रहा हूं। देखो आर का फॉर्मूला होता क्या है, रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अगर नई रेजिस्टेंस देखूंगा तो इट विल बिकम न्यू लेंथ बाय न्यू एरिया। आप देखो किस चीज को खींचोगे ना उसकी लेंथ बढ़ रही है तो एरिया कम हो रहा है, पतली हो रही होगी। अगर मान लो लेंथ जो है नई वाली लेंथ वो 2 टाइम हो चुकी तो यहाँ पे तो 2L आ जाएगा, एरिया ए बाई 2 हो जाएगा। ये वाला 2 ऊपर चला गया, ऊपर जाके बन गया 4। तो आर डैश है वो क्या आ गया 4 रो एल बाई ए। रो एल बाई ए को ही क्या बोलते हैं हम आर, तो यहाँ आर लिख सकते हैं। तो नई रेजिस्टेंस 4 टाइम बन गई। तो बच्चों अगर वो इसकी जगह कहता कि लेंथ को हाफ करते तो एन को हाफ ले लेते। वो कहते हैं कि वही मटेरियल को मैंने रीमेल्ट करा, मेल्ट करके रीड्रॉ किया और अब की बार एरिया डबल है तो आप यहाँ पे 2 पुट करते, 2 का स्क्वायर 4। हम कहते हैं नई रेजिस्टेंस पुराने वाली का 1/4 टाइम मतलब R/4 आ जाती है। बच्चों ये ध्यान रखना मटेरियल वही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, इसका तो आंसर आ गया हमारे पास ए 4R, R डैश इक्वल टू 4R। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में कहा रखा है व्हेन द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस बिकम। देखो बच्चों डायमीटर डबल है तो हम इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाएं या ना लगाएं वो सोचना पड़ेगा। क्या वही वायर को स्ट्रेच किया उन्होंने कहा है, तो हम कहेंगे नहीं कहा। क्वेश्चन देखो वो कह रहे वायर का डायमीटर डबल करेंगे तो क्या होगा, तो हमको इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। आर इज इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए। अब रो एल बाई ए होता है तो जो हमारे पास यहां देखो अगर डायमीटर को मैंने 2 टाइम कर दिया, मान लो नए वाला डायमीटर जो है पुराने वाले का 2 टाइम, तो एरिया जो है नए वाला एरिया वो 4 टाइम हो जाता होता है। अब ये कैसे होता है बच्चों, क्योंकि अपने को पता है कि एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होता है, या तो पाई आर स्क्वायर या होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब इस केस में अगर डायमीटर को डबल कर दोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो एरिया नया वाला 4 टाइम हो जाएगा जब इसको 2 टाइम चेंज करोगे। अब एरिया 4 टाइम हो गया, एरिया 4 टाइम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 4 टाइम कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब कई बच्चों को डाउट है सर एरिया डबल होगा तो लेंथ पे क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेच वगैरह करके नहीं दे रखा उन्होंने, कहा एक वायर है और दूसरी उससे डबल डायमीटर की है। तो इसमें तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर डायमीटर में डबल बनाऊंगा किसी वायर का एरिया 4 टाइम तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 4 टाइम कम। तो 1/4 विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो बच्चों आपको जरूर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। डायमेंशन ऑफ ए ब्लॉक आर गिवन if specific resistance of material is this then the resistance between the opposite rectangular faces is। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, यहाँ पे 10⁻⁻⁷ है, उससे हम करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो बच्चों अपने को ये कह रखा है कि एक ब्लॉक दे रखा है जिसकी डायमेंशन भी दे रखी है, तो फटाफट से हम ये ब्लॉक बना देते हैं। देखिए ये मैंने बना दिया। सबसे पहले जो ये वाली साइड है ये 1 सेंटीमीटर की, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 और सबसे बड़ी साइड है ये हमने बना दी 100 सेंटीमीटर की। ये ब्लॉक कुछ इस तरह से बन गया। तो अगर हम यहां देखेंगे तो ये वाली जो साइड है ये दे रखी है हमको 100 सेंटीमीटर, ये वाली साइड जो है ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। 1 क्रॉस 1 क्रॉस 100 का हमने ये ब्लॉक बना दिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपने को कह रखी है, अपने को रो गिवन है 3 × 10⁻⁻⁷। अब बच्चों को कह रहे हैं रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस निकालो। जो इसमें ये वाले दो फेस है ना, ये वाला और इस साइड वाला, ये स्क्वायर फेसेस। स्क्वायर फेसेस मतलब इनकी साइड लेंथ ब्रेड्थ सेम है, इस साइड भी। अब अपने को जो मैं ये डार्क कर रहा हूं अभी, ये जो अभी मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, इस फेस की वो पूछ रहे हैं क्या होगा रेजिस्टेंस पूछिए। तो बच्चों इस केस में इसका मतलब क्या हो गया, जो करंट चल रहा होगा ऐसे जा रहा है, तो ये वाली साइड एरिया है। करंट जब भी जाता है वो एरिया के परपेंडिकुलर लेट करता है। जैसे मैं कहूं ना कि अगर करंट इधर से को जा रहा है तो एरिया अपने को इसके लिए ये वाला एरिया लेना पड़ता है। अगर वो करंट यहां जा रहा है तो ये वाला एरिया लेना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ही जो जिस दो अपोजिट फेस में पूछा है वो एक फेस को एरिया लेट करते हैं। तो अब इसके अंदर देखते हैं हमारे पास एरिया आ गया। एरिया आ गया बच्चों, देखो ये 100 सेंटीमीटर इंटू ये वाली साइड करेंगे, ये 1 है,
यहाँ मैंने लिख भी रखी है, देखो 1, तो 100 इंटू 1 कर देते और तो आ जाएगा 100 इंटू 1। सेंटीमीटर में थे तो इनको मीटर में चेंज कर दिया, मतलब 100 से डिवाइड करके ये वाली साइड भी मीटर में ले ली, ये भी मीटर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻²। अब बच्चों इसकी जो लेंथ है वो अपने को देखो, करंट अगर इसके अलोंग जा रहा है तो पूरा एरिया, तो ये वाली साइड को अपने को लेट करना पड़ेगा लेंथ। लेंथ आ गई 1 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगा 10⁻² मीटर होगी, क्योंकि हमने 100 से इसको भी डिवाइड कर दिया। अब एरिया है, लेंथ है, रजिस्टिविटी दे रखी है, तो रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस होती है रो एल बाय ए। रो की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻7। लेंथ अपने को गिवन है 10⁻²। एरिया अपने को गिवन है 10⁻²। ये -2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 10⁻7 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 पे वही क्वेश्चन है, बस वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर फेसेस बताओ। मैं एक बार बैक चलता हूं। अब की बारी जो करंट है ना बच्चों, वो मतलब इस फेस से एंटर करना और दूसरे वाले फेस से बाहर निकलना, तभी स्क्वायर फेसेस बनेंगे। अब एरिया इसका लेना पड़ेगा और लेंथ ये बड़े वाली। तो ये क्वेश्चन फिर दोबारा से यही कर देता हूं। अब जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, 10⁻⁴ मीटर। लेंथ है सबसे बड़ी साइड जहां करंट चल रहा है उसके अलोंग, करंट जिस साइड चल रहा है उसी के अलोंग को बोलते हैं लेंथ, और उसी साइड को लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ यहां से यहां तक कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। तो 100 को भी 100 से डिवाइड किया तो आ गया 1 मीटर। रजिस्टिविटी तो बच्चों वही है ही, रजिस्टिविटी मटेरियल पे के डायमेंशन पे डिपेंड करती नहीं, वही मटेरियल कह रखा है। तो अब इसमें देखते हैं रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आ जाएगा रो एल बाय ए। रो की वैल्यू अपने को दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू लेंथ मैंने अभी भी बताया कितनी आ गई 1 मीटर। एरिया है 10⁻⁴। ये -4 ऊपर का क्या बन जाएगा प्लस का, प्लस का बनेगा तो ये क्या बन जाएगा -7 में +4 कर देंगे तो 10⁻³ बचा रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं 3 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये ऊपर जाके प्लस का 4 बन गया। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड वाले, मतलब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 9th का, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 3 इंटू 10⁻⁻3 हो। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन थी, बस वहां पे -9 आएगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वो कह रहे हैं अपने को एक इलेक्ट्रिक आयरन दे रखी है, करंट कितना ड्रॉ करती है 4 एम्पियर, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, मतलब कि वोल्टेज दे रखी है 220 220 वोल्ट। इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी। बच्चों तो V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगाएं, वीर से ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ हमने इस पे अप्लाई किया बाय ओम्स लॉ। यहां से हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू V बाय I। V अपने को दे रखा है 220, डिवाइड बाय हम कर देंगे 4। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कट के हमारे पास 55, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो बच्चों ये थे हमारे पास DPP नंबर 3 के सोल्यूशन। होप्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।